नमस्कार, मैं आकाश जादव। आज कोई एग्ज़ाम का अपडेट नहीं है, बट जो एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आया आईडीबीआई का, उस बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। स्पेसिफिकली ये बात उन स्टूडेंट के लिए भी है जिन स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, बट साथ ही साथ ये उन स्टूडेंट के लिए भी है जो स्टूडेंट ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, प्लस जो स्टूडेंट जो वेट लिस्ट में है। इन सभी स्टूडेंट के लिए शॉर्ट वीडियो थ्रू मैं आपको जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है मैं आपके पास में पहुँचाना चाहता हूँ। कल लेट नाइट थोड़ा सा रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद में सुबह में काउंसलिंग के लिए ऑफलाइन बैचेस में ऑफलाइन बैच कंप्लीट होने के बाद बैठा था। जनरली 1.5 आवर में काउंसलिंग खत्म हो जाती है, बट बिकॉज ऑफ आईडीबीआई के रिजल्ट की वजह से काफ़ी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है और ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बट जो वेट लिस्ट में है, और तीसरे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो सभी स्टूडेंट 1 बाय 1 कतार में खड़े थे। तो सबसे पहले उनसे बात करने के बाद में देखिए, जब तक इन दो स्टूडेंट के बारे में सोचिए स्पेसिफिकली, जो स्टूडेंट वेट लिस्ट है और जिनका सिलेक्शन हुआ है। जो वेट लिस्ट स्टूडेंट है उनका ये कहना था कि सर मेरा सिलेक्शन कब होगा, या इस मार्क्स से मेरा या वेट लिस्ट क्लियर होगी और मेरा सिलेक्शन होगा। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, सर क्या मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए ना या नहीं करना चाहिए। सो ये बहुत बड़ी आयरनी है कि एट ए टाइम सिलेक्शन होने के बाद में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या जब सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरा कब होगा। तो बेसिकली जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन होने से पहले मैंने काफ़ी वीडियोस, अलग अलग वीडियोस हिंदी में देखे थे, जहाँ पे कुछ लोगों ने वीडियोस इस ढंग से बनाए थे कि यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त अप्लाई करने के बाद में हमें खुद के टेस्टिंग के लिए, ये एग्ज़ाम सीज़न की पहली एग्ज़ाम थी। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम सीज़न में आखिरी वाली एग्ज़ाम एफसीआई होने के बाद में कोई बड़ी एग्जामिनेशन नहीं हुई थी बैंक एग्ज़ाम की। सो ये सीज़न की पहली एग्ज़ाम थी, जो पहले एग्ज़ाम में ही बच्चों को प्री प्लस मेंस का फील मिलने वाला था। तो वहाँ पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो था ही था, बट साथ ही साथ जीए प्लस कंप्यूटर भी था। सो इस एग्ज़ाम का अनुभव बच्चे अपने साथ में ग्रामीण बैंक के पीओ मेंस के लिए या ग्रामीण बैंक के असिस्टेंट मेंस के लिए साथ में ले जा सकते थे। तो अगर ज्वाइन करना या न करना ये आगे की बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस बच्चों ने करने चाहिए जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। सो खुद को टेस्ट कर पाते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि ज्वाइन करना है नहीं करना चाहिए। सो अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ सब ने अप्लाई करना चाहिए। बट इन केस सर ज्वाइन करना है या नहीं करना है, उस केस में क्या रहा है, तो उस केस में अगर आपने पिछले लेटेस्ट से एक आध महीने में तैयारी स्टार्ट की है और एक आध साल भर पहले आपने तैयारी स्टार्ट की है, समहाउ लास्ट ईयर आपका कोई रिजल्ट नहीं आया था, इस साल आपका ये पहला रिजल्ट आया है और आप आगे आने वाले अलग अलग एग्जाम्स को अपेयर करना चाहते हो, आपकी एज 22-23 या मैक्सिमम 24 तक है और आपके घर के साइड से आपको परमिशन है कि हाँ, कि अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप आगे के 1 साल तक तैयारी कर सकते हो। तो उस केस में आप ये वाला सिलेक्शन टाल सकते हो और आगे आने वाली तैयारी आप कर सकते हो। बट अगर पिछले 2-3-4 सालों से आप कंटिन्यूस तैयारी में हो, आपने कई प्री निकाली है, बाद में मेंस में आपने धक्का खाया है, उसके बाद में प्री मेंस निकलने के बाद में इंटरव्यू में आपने समहाउ क्रैक नहीं किया है, बट 2-3 साल में पढ़ाई अच्छी हो चुके हैं, उस वजह से ये वाला रिजल्ट आया है, तो क्या उस केस में मैं ज्वाइन करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि उस केस में आपको ज्वाइन करना चाहिए। उसके पीछे काफ़ी रीजंस है। सबसे पहले आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, आईडीबीआई अभी तक जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में उसके कुछ ना कुछ शेयर्स है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, एलआईसी के केस में, विच इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट ओन्ड, तो अभी तक उसका कंप्लीट स्टेटस एज अ प्राइवेट बैंक अभी तक नहीं हुआ है। जितना कि मैंने यहाँ पे औरंगाबाद में जो अलग अलग यूनियन के लोग आईडीबीआई के, इनसे जब पहले बात की तो उनका कहना है कि अभी शायद ये हो रहा है कि आईडीबीआई को कोई बड़ा बायर नहीं मिल रहा है। बड़ा बायर न मिलने की वजह से आईडीबीआई को शायद या 2024 के बाद में, लोकसभा इलेक्शन के बाद में, ये बताया जा सकता है कि एलआईसी को ही बताया जा सकता है कि आप ही आईडीबीआई का कंट्रोल स्टेक आपके हाथ में ले लें, जो कि एलआईसी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस है इंडिया में, बीट रिलायंस हो, टाटा हो, इन लोगों के लिए, इन लोगों को खुद की बैंक स्टार्ट करने के लिए जो कंप्लीट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा उनको कंप्लायंसेस है। रीज़न उनके खुद के बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस है, सो उस वजह से उनके लिए कंप्लायंस की लिस्ट बड़ी है। तो उन लोगों को खुद की बैंक स्टार्ट करना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है। तो इसलिए आज अभी तक हम रिलायंस बैंक हो, टाटा बैंक हो, बिरला बैंक हो, ये अलग अलग बैंकों के नाम नहीं देखते। बट अगर एलआईसी के पास में खुद होकर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है और एलआईसी खुद जो है वो कैश रिच कंपनी है, तो एलआईसी उस केस में कंप्लीट स्टेक अपने हाथ में ले सकती है। तो ये रही एलआईसी के अबाउट प्राइवेटाइजेशन और रिलेटेड बात। बट साथ ही साथ आईडीबीआई का जो
पे स्ट्रक्चर है वो आईडीबीआई का पे स्ट्रक्चर आईबीए में होने की वजह से अभी भी बाकी बैंक्स की तरह ही है। आईडीबीआई अभी भी आईडीबीआई ने शायद जो ऊपर की पोजीशंस है स्केल 4 स्केल 5 उन पोजीशंस के लिए आईबीए से बाहर निकलने का फैसला किया था। उसके पीछे का रीज़न ये था कि आईबीए की जो अपर कैप है उन पोस्ट के लिए उनको इंडस्ट्री से बड़ा टैलेंट उठाना था। सो बड़े टैलेंट उठाने की वजह से उन्होंने जो ऊपर की पोस्ट है उसमें से आईबीए से वो बाहर हो गए। बट अभी भी एग्जीक्यूटिव हो, स्केल 1 हो, या एग्जीक्यूटिव हो, ग्रेड ए हो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन पोस्ट के लिए अभी भी आईबीए के अंदर है। तो यहाँ पे मिलने वाली जो सैलरी है वो अदर नेशनल बैंक के बराबर नहीं, उससे ज़्यादा है। आईडीबीआई की सैलरी और बाकी पे एंड पर्क्स देखें तो वो कहीं ना कहीं एसबीआई के थोड़ा नीचे, बट बाकी जितनी भी नेशनल बैंक्स है उनसे ऊपर आईडीबीआई का पे स्ट्रक्चर है। एग्ज़ाम का कट ऑफ काफ़ी हाई था, 127 कट ऑफ आया था जो कि जनरल कैटेगरी का, और जो वेट लिस्ट है वो 110 पे है। ईडब्ल्यूएस 120 का कट ऑफ है, 110 वेट लिस्ट है। ओबीसी 124 का कट ऑफ, 110 का वेट लिस्ट है। एसटी 103 का कट ऑफ, 96 का वेट लिस्ट, और एससी 113 का कट ऑफ, 107 का वेट लिस्ट। तो कट ऑफ काफ़ी पिछले साल के मुकाबले भी 10, 12, 15 मार्क्स से ज़्यादा ही रहा है अगर हम इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कैटेगरी देखें। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है उन स्टूडेंट के लिए मेरी एक राय है कि जनरली हम देखते हैं कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, मैंने खुद भी मैं अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम को अपेयर कर चुका हूँ, बट यहाँ पे बच्चों को ये पहले से आदत लग गई कि मैं 100% एक्यूरेसी के साथ में जाऊँगा। वहाँ पे क्योंकि काफ़ी बच्चों का अटेम्प्ट भी मैंने एग्जाम के बाद में देखा था 130, 135, 140 के पास में अटेम्प्ट था। आप ही बताइए अगर आप 130, 135, 140, 145 के आसपास अटेम्प्ट रखोगे तो वहाँ पे 127 के आसपास मार्क्स लाना उस वक्त उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आपको यहाँ पे अभी थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना चाहिए कि आपको 90-95% एक्यूरेसी के साथ साथ आपको थोड़ी सी रिस्क लेकर, रिस्क मतलब एकदम अंधाधुंध रिस्क नहीं, जिस ढंग से हम अलग अलग एग्जाम में अलग अलग शॉर्टकट यूज़ करते हैं और उस ढंग की कैलकुलेटेड रिस्क लेके आपको अटेम्प्ट भी आपके मैक्सिमाइज करने हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। बाद में आप अच्छे से खुद भी समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने एग्जाम देने के बाद में कहाँ कहाँ वो एग्जाम गलत रही। ये भी आप अच्छे से खुद का एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए मैंने एक पोल सुबह में करवाया था। उस पोल में सबसे पहले अटेम्प्ट वाले पोल में एक 2-3 घंटे में मैंने वो वाला पोल कंप्लीट कर दिया। 4,500 लोगों ने पोल दिया, तो उसमें से 1/3 स्टूडेंट सिर्फ पोल चेक के लिए थे। सो 4,500 में से 1/3 गए, बचे 3,000 बच्चे। 3,000 बच्चों में से जो कट ऑफ मतलब 127 का कट ऑफ है, यहाँ पे 130 दिखा है मैंने, तो वहां तक आने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 51% ऑफ 3,000 नहीं, 51% ऑफ 4,600। तो ये वाला होगा 2,300 से ज़्यादा। सो 3,000 में से लगभग 2,300 स्टूडेंट ऐसे हैं हु आर लिटरली स्ट्रगलिंग टू गेट कट ऑफ। 3,000 में से 2,300 स्टूडेंट उनको कट ऑफ जस्ट वो पहुंच रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं, ऐसा वर्क ज़्यादा है। इवन आपका जो मैक्सिमम डिपेंडेंस मैंने अभी तक पाया है वो जीए के ऊपर पाया है। क्यों आप लोग उस सब्जेक्ट के लिए या उस सेक्शन के उतना टाइम ज़्यादा देते हो मुझे भी समझ में नहीं आता। यहाँ पे 40 मार्क्स का आपका जीए और 20 मार्क्स का आपका कंप्यूटर था, तो 60 मार्क्स में से जो स्टूडेंट के मैंने अलग अलग मार्क्स में चेक किए, कहीं ना कहीं एक एवरेज स्कोर मुझे यहाँ पे 20-25 से लेके 25-30 के बीच में दिखाई दिया। आप ही सोचिए कि आपने इस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम दिया था और आपको यहाँ से आउटपुट कितना आया। तो यहाँ पे मैंने वो भी पोल कंडक्ट करवाया कि आउट ऑफ 60 तो जो बच्चे, ये 14%, 24 होगा शायद, ये टोटल जिन बच्चों के लेस देन 30 है वो वाला बच्चों का क्राउड सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी है। तो बड़ा क्राउड ऐसा है कि जो जीए में अच्छा नहीं कर पाया। आपको जीए में एक सफिशिएंट टाइम देना है, 1-2 घंटे का टाइम देना है। जब एग्जाम काफ़ी नज़दीक हो, 3-4 दिन 5 दिन एग्जाम के लिए बाकी हो, तो वो वाला टाइम आप 3-4 घंटे तक दे सकते हो। बट बाकी टाइम में बिटवीन 1-1.5 और 2 आवर के आसपास टाइम देके बचा हुआ टाइम आपको क्वांट पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे देना चाहिए। इनफैक्ट जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उन स्टूडेंट के अगर आप सिर्फ मार्क्स में देखोगे और थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपना जो फाइनल सिलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इस एग्जाम में रीजनिंग मतलब उसमें डीआई भी है, रीजनिंग प्लस क्वांट प्लस इंग्लिश, इन कॉम्बो के ऊपर उनका खुद का रिजल्ट वो वहां तक पहुंच पाया है। जीए के केस में मैक्सिमम स्टूडेंट आइदर 20 to 25, 25 to 30 या 35 तक गए हैं।
35 से ऊपर मैंने हार्डली एक या दो, ये वो भी 36 37 ऐसे मार्क्स वाले 2-3 स्टूडेंट ही देखे हुए, ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो यहाँ पे आपको, आप जितना टाइम जीए को देते हो या देने वाले हो इन फ्यूचर, वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा फिर से एक बार हम सिलेक्शन वाले लिस्ट पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो वर्थ ज्वाइन और नॉट, तो मैंने कहा कि वाई नॉट, स्पेशली जो स्टूडेंट पिछले 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं। प्रमोशन पॉलिसी इस बैंक की बाकी बचे हुए 11 नेशनल बैंक प्लस एसबीआई सबसे फास्टेस्ट है, क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में पहले ही महीने, 3 साल पहले ही महीने या 1 महीना पहले ही उनका आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव टू एएम की एग्जाम हो जाती है। 3 साल 1 दिन या 3 साल 1 महीने के बाद में वो स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद में इमीडिएटली कन्वर्ट होता है एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, तो वहाँ पे कन्वर्ट होता है। सर क्या वो एग्जाम पास होते हैं? मेरे काफ़ी स्टूडेंट 2015 के बैच से हैं जो एग्जीक्यूटिव टू एएम बने हुए, कोई एग्जाम फेल नहीं हुआ है। तो वो वाली एग्जाम, मतलब जो मणिपाल की जो एग्जाम होती है वो उस ढंग की एग्जाम होती है। दूसरा, रूरल पोस्टिंग के चांसेस काफ़ी कम है, प्लस ये वाले बैंक में आपको फायदा है कि गवर्नमेंट बिजनेस इस बैंक के पास में काफ़ी कम है। गवर्नमेंट बिजनेस मतलब जो अलग अलग स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स है, वो वाला पार्ट भी इस बैंक के पास कंपैरेटिवली बाकी नेशनल बैंक से कम है। होम पोस्टिंग के चांसेस आईडीबीआई के केस में भी देखना पड़ेगा कि इस साल में इन 1000 स्टूडेंट का मिक्स कैसा है। अभी बैंक इज बेस्ड इन मुंबई, सो महाराष्ट्रियन स्टूडेंट को यहाँ की पोस्टिंग मिल जाती है, बट बाहर के स्टूडेंट को स्टेट में कितनी वैकेंसीज है और कितने एग्जीक्यूटिव आने वाले, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलेगी। देन बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बारे में बोला कि अभी तक कोई बायर बैंक के पास में नहीं है, बट एलआईसी ही आगे चल के 2024 के बाद में यहाँ पे आ सकता है और बैंक को कंप्लीटली टेक ओवर कर सकता है। सर वेटलिस्ट के क्लियरेंस के चांसेस कितने हैं? तो मुझे लगता है कि वेटलिस्ट के क्लियरेंस के चांसेस कितने भी हो, बट आपको ऐसा सोचना है कि यार मेरा तो कोई होगा नहीं। रीज़न ऐसा है कि सर ने बताया कि अगर 0.5 का भी गैप हो तो सिलेक्शन नहीं होता है, ये मैंने बोला है। ऐसा नहीं होता है, मुझे पता है। लास्ट ईयर कुछ ओबीसी का कट ऑफ 110 के आसपास था, वो 107 पॉइंट समथिंग को वेटलिस्ट पीछे आई थी 3 मार्क्स से आई थी। सिमिलर ईडब्ल्यूएस की 4 मार्क्स से आई थी। जनरल कैटेगरी अनरिजर्व की जो वेटलिस्ट है वो लास्ट ईयर में 7, 8, 9 मार्क्स तक पीछे आई थी, वो इस साल भी आएंगे। रीजन क्या है? यहाँ पे आप देखिए कि जनरल में जो स्टूडेंट, ये देखिए जनरल से थोड़ा पीछे है ओबीसी, उससे ओबीसी से थोड़ा सा पीछे है ईडब्ल्यूएस से थोड़ा पीछे है एससी, और एससी से और थोड़ा पीछे एसटी। तो यहाँ पे आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के लिए आप एक देखिए कि 127.25 का कट ऑफ है। यहां से लेके यहां तक इन 2 मार्क्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड के बच्चे हैं। इन 2 मार्क्स के बीच में 124.5 से लेके 127.25, ये 3 मार्क्स के बीच में सिर्फ अनरिजर्व्ड के हैं। अगर वो किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के होते, वो एससी के होते, एसटी के होते, ओबीसी के होते, ईडब्ल्यूएस के होते, तो उनका सिलेक्शन हो जाता। आप देखिए लेटेस्ट 125 है तो ये वाला सेलेक्ट हो जाता, ये वाला हो जाता, ये वाला हो जाता, ये वाला हो जाता, तो 3 मार्क्स तो वैसे भी नीचे आने वाले हैं। अब यहां से लेके यहां तक जो बच्चे हैं, टोटल बच्चे 124.5 से लेकर 120 तक, यहां तक जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड और ओबीसी के हैं, ओबीसी के हैं। तो अनरिजर्व्ड के बाद में दूसरा चांस बनता है ओबीसी का। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, ईडब्ल्यूएस से लेके 120 से लेकर 113 तक, सो 113 तक कंपटीशन अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस होगा। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ कम होने के चांसेस अनरिजर्व्ड, उसके बाद में ओबीसी, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस। इस ढंग से ये वाला प्रोग्राम चलेगा सर। और ये क्या कब तक कंप्लीट होगा? तो इन्होंने अभी तक तो जैसे ही उन्होंने 14 तारीख से बताया कि हम डीवी और मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, बट उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम है। सबसे पहले साथ में बाकी एग्जाम्स के रिजल्ट भी आने चाहिए। जैसे कि एफसीआई की वेटलिस्ट क्लियर होगी तो ये आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे उधर चले जाएंगे। साथ में एलआईसी एओ का रिजल्ट आएगा तो ये वाले बच्चे भी उधर चले जाएंगे। एओ का रिजल्ट आने के बाद में और भी बचे हुए कोई एग्जाम से बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट आएगा तो ये वाले बच्चे भी उधर चले जाएंगे। सो आपको जल्दी से जल्दी गॉड को प्रे करना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट या मैक्सिमम इन बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट जल्दी आ जाए, एलआईसी एओ का रिजल्ट जल्दी आ जाए। ये वाले एग्जाम्स के रिजल्ट जल्दी, जितने जल्दी आएंगे उतने आपको आईडीबीआई के एग्जीक्यूटिव का जो आपका वेटिंग है वो क्लियर होता दिखाई देगा। इनफैक्ट अगर 1-2-3 महीने में अगर कोई बड़ा रिक्रूटमेंट आता है 8-10 हज़ार का, बड़ा टाइप ऑफ एलआईसी असिस्टेंट का आता है, तो वहाँ पे आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के आपके जो टोटल स्टूडेंट है वहाँ पे कट ऑफ भी ज़्यादा नीचे आएगा।
सर ये कट ऑफ कहाँ तक नीचे आएगा लगता है? वो डिपेंड है कि कितने बच्चे छोड़ेंगे और साथ में कितनी नई रिक्रूटमेंट आएगी, नए रिक्रूटमेंट के थ्रू कितने बच्चे जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे, इसके ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंडेंट है। वो अभी नहीं बता सकते उसके ऊपर का, लेकिन लास्ट ईयर का जहाँ जहाँ तक था वो वाला पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। ये वाला वीडियो इतने जल्दबाजी में बनाने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि IDBI बैंक आपकी शुगर टेस्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। तो आज तारीख है 11, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मुझे बोला था कि 14 तारीख से हमारा DV और मेडिकल का प्रोसेस है, तो आप खुद के पैसे खर्च करके शुगर टेस्ट करवा लीजिए आज और कल, प्री मिल और पोस्ट मिल खुद का शुगर टेस्ट कंप्लीट करवा लीजिए और वहाँ पे चेक कीजिए कि आपका शुगर लेवल जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उसके बीच में ही आता हो। अगर उसके आसपास या उसके ऊपर या नीचे होता हो तो कुछ ना कुछ स्टेप्स आपको खुद को वहाँ पे लेनी पड़ेगी आने वाले 3 दिन 4 दिनों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न लास्ट ईयर IDBI एग्जीक्यूटिव, क्योंकि मैं जिन स्टूडेंट का नहीं होता रीज़न, मेडिकल रीज़न दिया था उन्होंने शुगर टेस्ट का, वो रीज़न देने की वजह से मैं बैंक में गया था। बैंक में मैंने उनसे डिस्कस किया, तो डिस्कशन के बाद में उन्होंने ऐसा बोला कि इनफैक्ट यूनियन लीडर जो थे वहाँ पे उनसे भी मिला, बट उन्होंने कहा कि ये वाला पार्ट नहीं हो सकता है, ये सिंगल अकेली बैंक है जो शुगर टेस्ट को इतना सीरियसली लेती है, हालांकि नहीं लेना चाहिए। सर क्या हम साइमल्टेनियसली स्टडी कर सकते हैं? तो वहाँ पे डिफिकल्ट जाएगा, बट अगर आपने पिछले 2-3 साल में अच्छे से पढ़ाई करके रखी है और अगर आप दिन में 2-3 घंटे निकाल पाते हो, वहाँ पे आपको सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे और ऑल संडेज को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, हॉलीडेज को भी, तो उस केस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कि रीज़न पिछले IDBI एग्जीक्यूटिव के बैचेस में बच्चों ने इसके साथ साथ आने वाली एग्जामिनेशन खुद क्रैक की थी। वर्कलोड होता है अगर वो पोस्टिंग जो तो अर्बन में हो, बट रूरल जो पोस्टिंग होती है, जो FI ब्रांचेस होती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली ब्रांचेस होती है, वहाँ पे बच्चे 5:30-6 बजे बाहर आते हैं, बट अर्बन वाली ब्रांचेस में बच्चे 7-8-9 बजे तक भी बाहर आ सकते हैं। टारगेट्स बिकॉज ऑफ LIC, वो तो होता ही है। सर क्या हम एक्सटेंशन मांग सकते हैं? बट अगर इतने सारे लोग, ये होने ही वाला है इस साल कि जैसे ही DV मेडिकल हो जाए काफ़ी स्टूडेंट बच्चे पूछेंगे कि मुझे भी एक्सटेंशन चाहिए, मुझे भी चाहिए, बट होने के चांसेस फ्रैंकली मुझे बहुत कम लगता है। सर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, अलग अलग स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो यहाँ पे आपको DV के प्रोसेस के लिए 10th का सर्टिफिकेट जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, 12th का मार्क्स मेमो या सर्टिफिकेट कोई भी एक चलेगा, ग्रेजुएशन के ऑल सेमेस्टर ऑल ईयर मार्क मेमो, और अगर आपके कॉलेज का कॉन्वोकेशन हुआ है तो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, नहीं हुआ है तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी चलेगा। आधार पैन भी साथ में रखवा लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट 2023-24 का AWS और 2023-24 का OBC सेंट्रल के फॉर्मेट में, और साथ में विदाउट एनी वैलिडिटी वाला ये अपना SC/ST सर्टिफिकेट, जिसको कोई पुराना भी सर्टिफिकेट 23 का, 22 का, 21 का कोई भी चलेगा, और फिजिकली चैलेंज का सर्टिफिकेट रखिए। अगर कुछ नाम में मेजर चेंजेस हो तो आपको एक एफिडेविट के लिए एक बॉन्ड भी साथ में रखना है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो इस नंबर पे कॉल नहीं करना है, इस नंबर पे आपको आपका नाम स्पेस देके IDBI ऐसा मैसेज डाल देना है, सो दैट उस ग्रुप में हम ऐड करेंगे और ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द कोई गूगल मीट अरेंज की जा सके पुराने स्टूडेंट के साथ में जिनका सिलेक्शन हुआ है, सो दैट आपको अभी अलग अलग ब्रांचेस में क्या हालत है वह हालत आपके सामने आपको देखने को मिल सकता है, सो दैट वहाँ पे आपको डिसीजन लेने में उन सब चीज़ों का फायदा हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे आपका नाम स्पेस देके IDBI ऐसे आपको लिखना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम के डाउट जो वो डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे सभी स्टूडेंट के। ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसे स्टूडेंट जो वेट लिस्ट में है, और ऐसे भी स्टूडेंट जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे सभी स्टूडेंट के डाउट्स सॉल्व हो चुके होंगे। स्टिल आपके मन में इसके अलावा और भी कोई डाउट्स होंगे तो डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आने वाले अपकमिंग वीडियोस में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर देना चाहूँगा। धन्यवाद।